औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहज़ादा शौकत, प्रोग्राम सनत व मईशत में आपके साथ। आज हम आपके लिए खुशखबरी ये लाए हैं कि पाकिस्तानी इस वक्त पुरजोश हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। वो इंडस्ट्रियल यूनिट जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टेड है, उनके लिए आज खुशी की इंतहा है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने अपने प्राइस इंडेक्स में 81,000 जो हदफ था, जो टारगेट था, वो अचीव कर लिया जिंदगी में पहली मर्तबा। ये वही इकदामात हैं जो शॉर्ट टर्म मेजर, जो हमने अपने पिछले प्रोग्राम में बताया कि IMF ने जो हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया, हमने उनकी जो शराइत हैं शॉर्ट टर्म बेसिस की वो पूरी कर दी, तो उसके इम्पैक्ट इकोनॉमी पे आने शुरू हो गए। आपने देखा कि सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन रही, उसके पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। हम एडवर्स भी डिस्कस करते हैं, पॉजिटिव भी डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव ये है कि एक हद तक पहुंच के इन्फ्लेशन थोड़ी सी बेहतर हो गई, अब वो रेट नहीं है जो पिछले 4 साल रेट था। इसी तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है, जो 81,000 का हदफ पूरा कर चुका, वो भी एक पॉजिटिव परफॉर्मेंस है टुवर्ड्स कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं। लोकल इन्वेस्टर एतमाद का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तानी इकोनॉमी जो है ना, वो किसी हद तक इंप्रूवमेंट की तरफ जा रही है, यानी उसकी डगर ठीक हो गई। एनी हाउ, ये शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं। शॉर्ट टर्म मेजर्स में हमारे लिए ये खुशखबरी है और खुशी की बात है, लेकिन इसकी वजह से क्या आम आदमी को उसका बेनिफिट पहुंच पाएगा, ये सवाल है। आम आदमी को इसका बेनिफिट उस वक्त पहुंचेगा जब ये वैल्यू मुस्तहकम होगी और इसका बेनिफिट डिविडेंड की सूरत में तमाम उन इन्वेस्टर्स को जाएगा जिन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट किया हुआ है। और दूसरी तरफ जो कंपनीज प्रोडक्ट या सर्विसेज पाकिस्तान में बेच रही हैं, वो चाहे तो इसका बेनिफिट अपने कस्टमर्स को, कंज्यूमर को भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन चूंकि उनकी शेयर की प्राइस बढ़ी है ऑन एन एवरेज बेसिस, तो दैट इज ए गुड साइन फॉर देम कि देयर इक्विटी वैल्यू इज इंक्रीजिंग, और इसी लिहाज से उनका जो डेट इक्विटी रेशियो वो मैनेज हो जाएगी, उनकी प्रॉफिट रेशियो वो मैनेज हो जाएगी। वो टेक्निकल बातें, उस पर हम नहीं जाते। सो हमारे लिए ये एक खुश आइन बात थी आज के दिन के लिए। नाज़रीन, ये है शॉर्ट टर्म। हमें चाहिए अपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम कहां खड़े। अब देखिए, जो पिछले प्रोग्राम में हमने बात की कि पाकिस्तान के ऊपर हमने 5 सालों में 117 अरब डॉलर का सूद अंडरटेक किया, और उसी सिचुएशन में 124 बिलियन डॉलर की हम पे जो नेट इनकम है, वो नेट इनकम 124 बिलियन डॉलर से ज्यादा की नहीं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी नेट इनकम जो फेडरल गवर्नमेंट की, वो सूद की पेमेंट में चली जाती है। हमने टैक्स बेस बढ़ानी है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने हैं, ताकि वो जो लोन की किस्तें जो 566 मिलियन डॉलर हमने अंडरटेक की, वो भी हम निकाल सकें, ना कि हम नेट लैंडिंग करते रहें, पिछले लोन उतारने के लिए अगले लोन देते रहें। क्या IMF ने हमें लॉन्ग टर्म प्लान दिया? IMF ने हमें शॉर्ट टर्म प्लान दिया, 37 महीने का, 38 महीने का भी नहीं है, 40 का भी नहीं है, 35 का भी नहीं। 37 महीने में हमने अपनी इकोनॉमी को इस लिहाज से ठीक करना है कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम उसके फायदे उठा सके। इसकी मैं मिसाल एक दे सकता हूं कि एक मरीज है इमरजेंसी पे, शॉर्ट टर्म बेसिस पे उसको खून की जरूरत है, हमने खून का इंतजाम किया, 1 बोतल उसको लगा दी ताकि शॉर्ट टर्म रिकवरी हो सके, लेकिन उसके मर्ज का इलाज किया ताकि उसकी बॉडी सस्टेन करना शुरू कर दे, अपना खून बनाए और अपनी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें आ जाए। यह है शॉर्ट टर्म। अगर इसी मरीज को, जिसको 1 बोतल की जरूरत थी, हमने दूसरी भी लगा दी, दूसरी बाजू में तीसरी भी लगा दी, और हमने चौथी भी लगा दी,
शॉर्ट टर्म मेजर में अगर हम खून की बोतलें मरीज को लगाएंगे तो मरीज बजाय इसके कि ठीक हो, रिकवर करे, वो उल्टा और मर्ज खराब हो जाएगा। यही बात हमारी इकोनॉमी की है कि शॉर्ट टर्म मेजर आईएमएफ ने हमें दे दिए। अब आईएमएफ ने कहा देखिए मैंने आपको खून की एक बोतल लगा दी जो 37 माह तक आपको सर्कुलेट, आपकी वेल्थ सर्कुलेट करेगी, आपको अपने आप को मैनेज करना है। लेकिन अगर हम इसी असना में दूसरा लोन किसी और मुल्क से, तीसरा लोन किसी और मुल्क से, चौथा लोन किसी और मुल्क से, और पांचवी बोतल किसी और मुल्क से, और छठी बोतल अपने ही मुल्क से, सो उस सिचुएशन में ये शॉर्ट टर्म मेजर हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं दे सकेगा। मरीज को बचाना है, मुल्क को बचाना है, तो हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ऐसे करने हैं कि हम पाकिस्तानियों की इनकम बढ़ जाए, हमारी सनत भी कमजोर, मईशत भी कमजोर, 10 करोड़ आवाम गुर्बत की लकीर से नीचे, ये हमारा प्रॉब्लम है, और 2-4 करोड़ और जाने वाले हैं। इस हुकूमत ने अभी जो औरंगजेब साहब की माशाल्लाह प्रोफेशनली उन्होंने, मैं इसके ऊपर एनालिसिस कर रहा था, मैं थोड़ा सा आपको शेयर करता हूं कि हम पाकिस्तानियों की नेट इनकम 2018, 19, 20, 21 में ये 2500 बिलियन से लेके 3700 बिलियन रही। अगर हम देखें ऑन एन एवरेज बेसिस इस 4 सालों में 1200 अरब का इजाफा हुआ, 2500 अरब से लेके 3700 अरब तक जाएं तो ये डेली एवरेज, एनुअल एवरेज 300 बिलियन बना, और डेली इनकम जो थी वो 1 अरब से कम थी, तकरीबन 800 करोड़ के करीब थी, 80 करोड़ के करीब थी, 0.82 बिलियन। सो 0.82 बिलियन पर डे इंक्रीज था 2018 से लेके 2021 के दरमियान। मोस्टली ये पीटीआई की हुकूमत थी उस वक्त, ये एक पॉइंट। उसके बाद पीडीएम हुकूमत आई, इन्होंने 3700 अरब से ये बढ़ाया और 4500 अरब किया नेट इनकम को, और 4900 अरब 4900 बिलियन 2023 में किया। ये टोटल 1200 बिलियन डिफरेंस है इन 2 सालों में, और अगर एवरेज देखा जाए तो 650 बिलियन एवरेज पर एनम इंक्रीज था 2 सालों में। और अगर हम ये देखें डेली इंक्रीज, जो डेली इनकम इंक्रीज हुई वो 1.64 बिलियन हुई। अब आगे आ जाए पीडीएम 2, औरंगजेब साहब आए 2024-2025 आया, तो हमारी इनकम 6800 से जो 2024 है उससे बढ़ के 10,370 हम बजट कर रहे हैं 25 में। नाजरीन ये इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए कि आपकी नेट इनकम 6800 अरब से बढ़ के जो इस साल टारगेट कर रहे हैं वो तकरीबन 10,370 अरब है नेट इनकम फेडरल गवर्नमेंट की। इसका मतलब यह हुआ कि ऑन एन एवरेज बेसिस ये हम 2 सालों में 7.4 बिलियन पर डे इनकम कमाएंगे। अगर आप पिछली परफॉर्मेंस देखें पीडीएम की तो ये 1.64 बिलियन पर डे इनकम इंक्रीज थी, और अगर पीडीएम 2 की परफॉर्मेंस देखें तो ये 7.4 बिलियन पर डे नेट इनकम इंक्रीज हुई गवर्नमेंट की। ये परफॉर्मेंस है, देखिए 1 पॉइंट से जंप करके 7.4। अगर इसी इकोनोमेट्रिक्स को मैं दूसरी नजर से देखूं तो उसके ऊपर हमारी डेली इनकम जो 13 अरब थी 2023 में, 2024 में 18 अरब पर डे हो गई, और आज वो 28 अरब पर डे है। यही डेली इनकम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की नेट इनकम 10 अरब रोजाना थी 2018, 19, 20, 21 के दरमियान जो एवरेज बन रही है, लेकिन ये 18 अरब पिछले साल थी, और 2025 में जो हम बजट कर रहे हैं वो 28 अरब पर डे है। दैट इज ए ह्यूज जंप। अगर औरंगजेब साहब की हुकूमत, फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पीडीएम 2, अगर इस सिचुएशन को मैनेज करती है तो ये उनकी परफॉर्मेंस है कि 10 अरब रुपए पर डे के हिसाब से इंक्रीज आया है। 18 अरब पर डे से 28 अरब पर जाना कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत थी जो की गई। यह है पॉजिटिव साइन।
कि हमारे हुक्मरान इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि अपनी नेट इनकम बढ़ा लें ताकि हम अपने खर्चों को मैनेज कर सकें। लेकिन मेरा सवाल यहां पे एक और है, टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट ये होना चाहिए कि हम अपनी टैक्स बेस बढ़ाएं और जो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं प्लान ए में वो करें। लेकिन प्लान बी क्या है? प्लान ए की जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि हमारे ऊपर 130 बिलियन डॉलर कर्जा आज के दिन है, हमारे ऊपर 45,000 से बढ़ गया हुआ है, 50,000 अरब से नीचे है, 45,000 से 50,000 अरब के दरमियान डोमेस्टिक कर्जा है, और हमारे ऊपर जो सूद की लाइबिलिटी है पिछले 5 सालों की अगर एवरेज करें, अगर टोटल देखें तो 117 बिलियन अंडरटेक किया, 565 अरब लोन के साथ अंडरटेक की, और इस साल जो हमने अंडरटेक किया हुआ है कि हमने 43,000 बिलियन रुपीस हमने खर्च करना है, लेकिन हमारी इनकम 10,370 अरब नेट इनकम। सो अब अगर हम इसको देखें कि हमने अपनी डेली खर्चे कितने हैं, तो अगर हमारी ठीक है हमने 18 अरब से 28 बिलियन जंप लगा दिया नेट इनकम का, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, एक्सीलेंट। अगर ये ना करते तो हमारा शॉर्टफॉल और बड़ा था। बात यह है कि पहले मरीज दिन में 18 सांसें ले रहा था, वेंटिलेटर पे पड़ा हो, अब वो 28 सांसें ले रहा है 1 मिनट में, तो इसका मतलब है कि उसकी हालत पहले से बहुत बेहतर है। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो ये है कि हमने 119 बिलियन पर डे अंडरटेक किया है कि हमने पेमेंट्स करनी है। नो डाउट उसमें हम मैनेज करेंगे कि जो हमने लोन की एक साथ देनी है आईएमएफ को, पेरिस क्लब को और पाकिस्तानी बैंकों को, उसको हमने नेट लैंडिंग में कवर करना है। नेट लैंडिंग का मतलब यह है कि हमने जो कर्ज की किस्त देनी थी उसको रीस्केड्यूल कर लिया या उसको लेके वापस कर दिया, और कर्ज की जो किस्त है वो देनी नहीं पड़ी, क्योंकि हमने बैंक को यह कहा कि ये जो कर्ज है, ये जो कर्ज अगले कर्ज के साथ एडजस्टमेंट कर दो, उसमें हमें बेनिफिट होगा। उससे ये 119 बिलियन डेली की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो कम होकर नीचे आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा बजट डेफिसिट कम है। अब पॉइंट ये है नाजरीन कि हमने अपने मरीज को बचाना है, तो बचाना कैसे है? अगर हमारी 119 बिलियन रुपए की रोजाना की रिक्वायरमेंट है और हमने आईएमएफ की जो शराइत एक्सेप्ट की हैं उसके तहत हमने पे करना ही करना है, तो हमें अपने टैक्स बेस में ऐसे क्या रिफॉर्म्स करने हैं कि हम तरक्की कर सकें, खुशहाली की तरफ जा सकें। इसमें नाज़रीन एक पॉइंट बहुत अच्छा है, वो ये कि मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, मैं अपनी चीज बेचना चाहता हूं। मैंने अपना आउटलेट उस जगह खोला जहां लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, फंड्स नहीं है, रुपए नहीं है, तो क्या मैं अपने प्रोडक्ट की सेल कर पाऊंगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जब मेरे ऊपर लायबिलिटी सूद की, इंटरेस्ट की इतनी ज्यादा बढ़ गई है, तो मैं जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा हूं वो क्या मैं कंपेटिटिव टर्म्स पे अपने दोस्तों को, कंज्यूमर को, पाकिस्तानी भाइयों को बेच पाऊंगा उस प्राइस पे? नाज़रीन इसका मैं एक एग्जांपल दिया करता हूं, वो ये है कि मैंने अगर अपनी इकोनॉमी को तरक्की देनी है तो मैंने वो दोस्त क्रिएट करने हैं, वो कंज्यूमर क्रिएट करने हैं जो खर्च करें, खर्च करने, स्पेंडिंग हैबिट क्रिएट करनी है कि ये मेरी प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए लोग आए और पैसा खर्च करें। ये है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कि अगर आज हमने कोई ऐसा रिफॉर्म कर दिया जिसमें हम पाकिस्तानियों को खर्च करने के ऊपर ले आए, जब वो खर्च करेंगे किसी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पे, वो इंडस्ट्री की चीजें खरीदेंगे, कंज्यूम करेंगे, इंडस्ट्री चलेगी और इंडस्ट्री भी टैक्स देगी और जो खर्च कर रहा है वो भी टैक्स देगा, तो हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पाकिस्तानियों में 10 करोड़ की आवाम पर कैपिटा इनकम उनकी लोएस्ट
लोएस्ट लेवल से भी नीचे है, तो वो इसका मतलब है वो 10 करोड़ तो खर्च करने के काबिल ही नहीं है जो 1 से 2 वक्त की रोटी के लिए काम कर रहे हैं। बाकी जो ऊपर 14 करोड़ बचते हैं, उसमें जो खवातीन को निकाल दें, जो घरेलू खवातीन है हमारी, उसमें जो बचते हैं 1 करोड़ ऊपर वाली लेयर निकाल दें, जो रूलिंग एलीट है, कैपिटलिस्ट एलीट है, तो बाकी जो लोग बचते हैं क्या वो खर्च करने की पोजीशन में है? उनकी सेविंग क्या है, उनकी स्पेंडिंग क्या है, वो टैक्स कितना दे रहे हैं, वो खर्च कितना कर रहे हैं? तो हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एक काम के लिए लाना है कि मेरा कैमरामैन, मेरा प्रोड्यूसर, इस ऑफिस में काम करने वाला, वो लोएस्ट लेवल का क्लर्क से लेके जीएम तक, उन तमाम की स्पेंडिंग पावर बढ़ा दें, उन तमाम की इनकम बढ़ा दें। जब इनकम बढ़ जाएगी वो खर्च करेंगे, इकोनॉमी आगे चली जाएगी। हमारे ऊपर जो 2000 से लेके 2024 तक पॉलिसीज रही हैं, स्पेशली अगर हम 1950 से लेके 2000 तक की पॉलिसीज की बात करें, इन पॉलिसीज में जो लैंडिंग हैबिट थी, जो स्पेंडिंग हैबिट थी, आप देखें वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हर आने वाले वक्त में हमारे ऊपर जो पाकिस्तानियों के ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ था, जो कर्ज हुआ है हमारे ऊपर, जो हमने देना है, वो सूद समेत बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों की जो खर्च करने की जो है सकत, इस्तिताअत, वो खत्म होती जा रही है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ये है कि अगर हमने $119 बिलियन पर डे पे करना है, तो $119 बिलियन पर डे हमने प्रॉफिट कमाना है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये क्रिएट करना है एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर, कि हम $119 बिलियन अगर डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स 2024-25 के तहत हमने अंडरटेक किया, तो हमने वो कमाना है। इस औरंगजेब साहब की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की और शहबाज शरीफ साहब की, देखें, जो पेशेंट जो मिलता है, डॉक्टर का काम है कि जो पेशेंट सामने है उसकी मर्ज को देखते हुए, उसके मर्ज को देखते हुए, उसकी सिचुएशन को देखते हुए उसने डिसीजन लेने हैं कि हमने इसको बचाना है और एक एक करके सी चीजें ठीक करनी है। पॉजिटिव नोट में 18 अरब से 28 अरब की नेट इनकम, वेरी एग्रेसिव स्ट्रेटेजी। लेकिन इसके साथ साथ 28 अरब से 120 अरब तक इसको कैसे लेके जाना है, इसके लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म चाहिए, इसके लिए इनकम इंक्रीज करनी है, इसके लिए हमने अपने मामलात को आगे लेकर चलना है। क्योंकि 2018 से लेके 2025 तक ग्रेजुअली जो शॉर्टफॉल है वो हमारा बढ़ता जा रहा है। PDM 1 की हुकूमत में ये 78 से 115 बिलियन पर चला गया, लेकिन अभी औरंगजेब साहब की जो लीडरशिप है उसमें ये 91 बिलियन पर डे पे शॉर्टफॉल आ गया। नाजरीन, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, शहजादा शौकत प्रोग्राम सनत व मईशत में आपके साथ। मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि आज की हुकूमत जो मेहनत कर रही है उसकी मेहनत के नताइज क्या है। स्टॉक एक्सचेंज आपने देख ली, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड आपने देखा कि कम हुआ, उसकी कई रीजन है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, लेकिन एग्रेसिव स्ट्रेटेजी थी कि शॉर्ट टर्म मेजर लिए जाएं कि हम इसको कवर करें। मैंने आपको बताया कि 2018 में, 19 में, 20 में ये 2500 अरब से लेके 3000 अरब तक नेट इनकम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की थी। 2021 में ये 3700 अरब थी, लेकिन उस वक्त देखें तो 10 अरब पर डे के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेट इनकम कमा रही थी। आज 2025 में वो कितनी है? 3700 से जंप लगा 10,370 अरब पे। अगर इसको पिछले साल से कंपेयर करें तो ये 18 अरब पर डे, 10 अरब से 18 अरब पर डे डेली इनकम
इंक्रीज हुई 4 साल। लेकिन एक साल में 2024 से 2025 में जो बजट किया जा रहा है वो 28 अरब रुपए पर डे के हिसाब से, एग्जैक्टली अगर मैं इसको आपको बताऊं तो 28.43 बिलियन 43 अरब 28.43 अरब हमारी डेली नेट इनकम इस साल में औरंगजेब साहब की क़यादत में, शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में हुई। ये है पॉजिटिव साइन। ये कोई आसान काम नहीं था कि आप एक साल के अंदर 18 अरब से 28 अरब पे चले जाए। हमने इसको खुश आइन कदम लेना है। इस शॉर्ट टर्म मेयर में हमने ऐसे इक़दाम लेने हैं कि हमारा पेशेंट, हमारा मुल्क, हमारा मरीज बच जाए। अगर ये बचता है तो हमारे लिए आगे आसानी है। तो इसी में अगली बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हमारे पास इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है वो हमने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने हैं। दूसरी बात हमने की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में कि खर्च करने के लिए हमें अपने पाकिस्तानियों की इनकम बढ़ानी है। जब उनकी इनकम बढ़ गई वो खर्च करेंगे, जब खर्च करेंगे तो वेल्थ सर्कुलेशन होगी, वेल्थ सर्कुलेशन होगी तो हमारे मुल्क का पहिया तेजी से चलेगा। ये ऐसा ही है कि जब खून में कमी है तो ब्लड सर्कुलेशन को तेज किया जाता है ताकि जो जिस्म की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके। जब तक खून की बोतल लगती रहती है वो भी एक ऐड ऑन होता रहता है फैक्टर मरीज को बचाने के लिए। हमने अपने मुल्क में सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ बढ़ानी है, उसके लिए पाकिस्तानियों की इनकम बढ़ानी है। तो जो पिछले प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि IMF से हमने कर्ज ले लिया, हमारे लिए बड़ी आसानी है कि अगले 37 माह में हमने आगे लेके चलना। जो हमारी हिस्ट्री है पाकिस्तानियों की, अगर हम उस हिस्ट्री की तरफ जाएं तो हम देखते हैं कि हमने 1971 में हम पाकिस्तानियों पे टोटल कर्जा सिर्फ 30 अरब रुपए का था। कितना? 30 अरब रुपए। हम इस 30 अरब में वो कर्ज शामिल था जो हमने IMF से 112 मिलियन डॉलर लिया। इसके बाद हम IMF के पास चलते गए और कर्ज बढ़ता गया और ये वक्त था कि 1975 में 71 अरब और 1980 में 146 अरब पाकिस्तान पे कर्ज हो गया। आज के दिन में अगर देखें नाजरीन, आज के दिन में हमारी डेली इनकम 28 अरब है। उस वक्त टोटल कर्ज हमारा 30 अरब था 1971 में। अगर इसको एवरेज करें तो आज जो हम इनकम टैक्स की सूरत में दे रहे हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट की नेट इनकम है, ये बेसिकली प्रोविंशियल शेयर्स के बाद है। अगर उस प्रोविंशियल शेयर को ऐड कर दें तो ये इनकम और बढ़ जाती है। 17,000 अरब डिवाइडेड बाय 365 देख लें। लेकिन जो कि 10,370 नेट इनकम है तो हम 30 अरब डेली आज कमाते हैं। अगर हम वो कर्ज जो 30 अरब 1971 में हम पे था, 1970 में हम पे था, तो हम एक दिन की इनकम से उसको सेटल कर सकते थे। लेकिन आज वो कर्ज जो 30 बिलियन था वो बढ़ते हुए 1980 में 146 बिलियन हुआ। और आप सबको पता है कि ज़ियाउल हक साहब की हुकूमत में जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज चलती रही कि किसी तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो जाए। ज़ियाउल हक साहब ने भी अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए उन्होंने 1970 से लेके 1900 जब तक वो रहे वो, और उसके बाद ज़ियाउल हक साहब कोशिश करते रहे कि हम किसी तरीके से फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाए। लेकिन तमाम स्ट्रेटजीज शॉर्ट टर्म मेजर्स थी। अयूब खान साहब ठीक है, एक डिसेंट रिस्पेक्टेबल आदमी थे, फौजी थे, लेकिन जो इकोनॉमिक पॉलिसीज उन्होंने अंडरटेक की उनके साथ मैं पर्सनली इत्तेफाक नहीं करता। जो पॉलिसीज लैंड रिफॉर्म्स के नाम से उन्होंने इंप्लीमेंट की, पर्सनली मैं उसके साथ इत्तेफाक नहीं कर पा रहा। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज उन्होंने डेवलप कराई, अप्रूव की और जिन लोगों को उन्होंने दिया अथॉरिटी, उसके साथ इत्तेफाक करना बहुत मुश्किल है। क्यों? उसी टेन्योर में आप इंडिया को देख लें,
उन लोगों की पॉलिसीज थी लॉन्ग टर्म बेसिस पे अपनी इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसीज थी शॉर्ट टर्म अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, कि मैंने आज एक खून की बोतल अपने मरीज को दे दूं, बस ठीक है, बाकी देखेंगे, कल मरीज को बचाना होगा, देखेंगे खून की बोतल कहां से लाते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन इंडियन और चाइनीज पॉलिसीज को देखिए, उन्होंने लॉन्ग टर्म बेसिस पे अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए काम किया, स्ट्रेटेजी। हमारी पॉलिसीज में ये दौर जो था 50 से लेके 80 तक का एक सेंसिटिव दौर था, एक सेंसिटिव एरा थी, जिसमें कि हम फाइनेंशियली ट्रैप हो गए शॉर्ट टर्म पॉलिसीज में। मैं इसको मोर्दे इल्जाम तो नहीं ठहरा सकता कि उसका कसूर है, उसका कसूर है, उसका कसूर है। आज भी मैं इल्जाम तराशी नहीं कर सकता किसका कसूर है, क्योंकि डीप रूटेड जड़ें हैं हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से। जो एग्जीक्यूशन है, इम्प्लीमेंटेशन है, उसको मरहुमा बेनजीर साहिबा कहा करती थी कि मैं अपने क्लर्क को मैनेज नहीं कर पा रही कि मैं कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दूं, कोई डिसीजन ले लूं। क्या कर सकते हैं? नवाज शरीफ साहब को 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी कि वो कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दें, कोई ऐसी पॉलिसी ले आए कि 2/3 मेजॉरिटी हो तो मैं फिर काम कर सकता हूं, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी इनको मिली, काम फिर नहीं कर पाए। सिचुएशन आज की देख लें कि आज औरंगजेब साहब को, शहबाज शरीफ साहब को क्या सामना है। वो पॉलिटिकल इकोनॉमी को, पॉलिटिकल सिचुएशन को अलहदा से मैनेज करना पड़ता है, फाइनेंशियल इकोनॉमी को अलहदा से मैनेज करना पड़ता है, और जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उनको अलहदा से मैनेज करना पड़ता है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को अलहदा से मैनेज करना पड़ता है। ये तमाम प्रॉब्लम को देखें जो हमारे क्लर्क बादशाह हैं, उनकी एक अपनी सिचुएशन है कि वी कांट डू एनीथिंग, इट्स नॉट इन आवर कंट्रोल। सो बेसिकली 30 अरब से 146 अरब तक जो कर्ज पहुंचा, हमारी अपनी शॉर्ट टर्म इनइफेक्टिव इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज थी, जिनकी जो उस वक्त की कोर्ट्स थी, ऑनरेबल कोर्ट्स, वो समझ नहीं पा रही थी कि इस सिचुएशन को कैसे मैनेज किया जाए। वो यही समझते थे कि हमारे पास इनकम नहीं है। आज भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में दोस्त बैठे हैं, जो प्लानिंग कमीशन में दोस्त बैठे हैं, वो यही समझते हैं कि जी 119 अरब पर डे हमने देने हैं और 28 अरब तक हम पहुंच गए हैं, इसको कैसे मैनेज करना है। वो कहते हैं ये तो मुश्किल है, मुमकिन ही नहीं है कि हम इससे बाहर निकल सकें। बात यह है कि जिस दिन आपको मर्ज की शिनाख्त हो गई, उस दिन इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की तरफ आप जरूर सोचें, क्योंकि 1950 से लेके आज तक प्लानिंग यही रही है कि हमने इस मरीज को मरने भी नहीं देना, जीने भी नहीं देना, लेकिन भागना दौड़ना तो दूर की बात है। अगर मैं IMF का रिप्रेजेंटेटिव हूं, एक बैंक का CEO हूं, तो मैं अपने बैंक के लिए काम करूंगा ना, मैं अपने IMF के लिए काम करूंगा, मैं पाकिस्तान के लिए क्यों काम करूंगा? मेरा तो काम ही है कि मैंने गरीब मुल्कों की मदद करनी है कि वो मर ना जाए, लेकिन जिंदा रखना है। लेकिन गरीब मुल्कों की मदद इस तरीके से करनी है कि जो ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी का, वो हर्ट ना हो। वो ऑब्जेक्टिव उनका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनको अपनी सेफ्टी चाहिए, हम पाकिस्तान को सर्वाइवल चाहिए। सो हमने अपनी उन्हें पॉलिसीज में, जिसमें इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को तकलीफ ना हो, उसको कोई दुख ना हो, उसको कोई दर्द ना हो, लेकिन हमने अपनी सर्वाइवल को इसी शॉर्ट टर्म पॉलिसीज में से बाहर निकालना है ताकि हम उसको मैनेज कर सकें। इसमें मैं जो बात कर रहा था कि 1950 के बाद 1980 में 146 जंप लगाया और 1990 में हम 711 अरब तक पहुंच गए। नाजरीन, आप देखिए, तकलीफ है कि वो डेट 1980 से 1990 तक जो हमने IMF के प्रोग्राम लिए, जो हमने पेरिस क्लब को उसमें उस वक्त इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से सपोर्ट ली, वो हमारे गले आज भी है।
30 अरब से 711 अरब पहुंच गए। अब यहाँ पे दोबारा डेमोक्रेसी की तरफ आए, IJI इत्तेहाद आया और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज शुरू हो गई पीपल पार्टी के साथ। 2000 तक ये 711 अरब मैंने पिछले प्रोग्राम 6, 7, 8 प्रोग्राम शायद IMF के थे जो हमने 1990 से 2000 में लिए। उन प्रोग्रामों में हमारा कर्ज 711 अरब से बढ़ के 3000 अरब के करीब पहुंच गया। अगर एग्जैक्टली फिगर बताऊं तो वो 2946 1999 में और 3172 अरब सन 2000 तक हमारा कर्ज पहुंच गया। 30 अरब से 3172, ये कितने सालों में नाजरीन? ये 1970 से लेके 2000 तक। अब बात यहां खत्म नहीं होती, अब स्नोबॉल फैक्टर है। ये 30 था, 3000 हो गया। अब 3000 से 30,000 2020 तक पहुंच गया। पहले स्पीड कम थी, क्वांटम कम था, अब स्पीड ज्यादा है। 30 से 3000 होने में 30 साल लग गए। 3000 से 30,000 होने में 20 साल लग गए, क्योंकि 2000 से 2010 तक ये 3100 से बढ़ के कर्ज हमारा 9000 तक पहुंचा और 2010 से 2020 तक 44,000 समथिंग तक, हमारा 40,000 समथिंग तक पहुंच गया। नाजरीन, अगर मैं एग्जैक्टली फिगर बताऊं कि 2024 में आज हम तकरीबन 45,000 अरब डोमेस्टिक डेट है हमारा और 130 बिलियन डॉलर हमारा फॉरेन डेट है। ये है समरी। अब इसको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आज की हुकूमत ऐसे क्या रिफॉर्म्स करे कि हम इस मैस में से निकल सकें। आज के प्रोग्राम का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था, एक पॉलिसी थी कि हमने खर्च करने की हैबिट क्रिएट करनी है अपनी अवाम में, और चूंकि वो खर्च कर सकें तो हमने उनकी इनकम बढ़ानी है। इनकम बढ़ाने की पॉलिसी लानी है तो हमने ऐसे मेजर्स लेने हैं कि कारोबार करना आसान हो और कारोबार करने के जो रुकावटें हैं उनको दूर करना है। वन विंडो ऑपरेशन के नाम से काम हुआ, सिंगल विंडो के नाम से काम हो रहा है, और BOI के अंदर उस 17 डिपार्टमेंट को BOI ने हैंडल करना है। और लेकिन क्या उसमें बेनिफिट एंड कंज्यूमर को, एंड इन्वेस्टर को, किसी फॉरेन इन्वेस्टर को जा रहा है? हर फॉरेन इन्वेस्टर ये चाहता है कि मैंने अगर पाकिस्तान में काम करना है, मुझे एटमॉस्फेयर वो दे दो जिसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना हो। मुझे एटमॉस्फेयर वो दे दो कि जो मेरा कस्टमर है वो उसको एक्सेस मिल जाए मेरी प्रोडक्ट की। मुझे ऐसा एटमॉस्फेयर दे दो कि मेरे कस्टमर को सेटिस्फैक्शन हो और मुझ पे कोई बर्डन ना हो। मुझे ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दो कि मैंने जो प्रोडक्ट क्रिएट करनी है उसकी सप्लाई चेन में कोई रुकावट ना हो। आज मैंने इंडस्ट्री लगा दी, आप इंपोर्ट बैन कर देते हैं, मेरा रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, मैं क्यों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेके आऊं? आज मैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा हूं, आपने पॉलिसी चेंज कर दी और उसके तहत जो मेरा कस्टमर था वो किसी पॉलिसी के तहत ABC के पास चला गया, तो मैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों लाऊं? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमने ऐसे करने हैं कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने वाले दोस्तों के लिए माहौल साजगार हो जाए। आज के दिन में FBR उसके ऊपर प्रेशर है कि उसने ये इनकम जो 28 अरब का टारगेट रखा है वो अचीव करना है। बड़ा अच्छा टारगेट है, बड़ा एग्रेसिव टारगेट है, उसके लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म देने बहुत जरूरी है। आज के दिन का खुलासा नाजरीन कि 10 करोड़ अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। IMF भी चाहता है कि हम गुर्बत की लकीर में नीचे रहते हुए मर ना जाएं, वो हमें जिंदा रखना चाहता है।
वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल अदारे भी हमें जिंदा रखना चाहते हैं, लेकिन हम खुद अपनी पॉलिसियों में, इनकंसिस्टेंट पॉलिसियों में अपने आप को खुद खत्म करने पे लगे हुए हैं। वो इनकंसिस्टेंट पॉलिसी मैं आपको लिख के दे सकता हूं। एक छोटा सा सवाल जो हमारे अदारे, जो डीप रूटेड, इसके ऊपर हम कल इंशाल्लाह प्रोग्राम में बात करते हैं, जो हमारी इकोनॉमी है उसके अंदर जो ऑपरेटर्स हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं और उनके नीचे जो पूरी चेन है, क्लर्क बादशाह से लेके ऊपर तक, उनसे अगर हम पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग पे कोई क्वेश्चन कर लें तो आई एम वेरी मच श्योर कि उसका जवाब प्रॉपरली उनके पास नहीं होगा। अगर हमसे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पे कोई सवाल कर दें तो उनके लिए उनकी लिमिटेशन है, उसके ऊपर वो जवाब नहीं दे पाएंगे। और उसके साथ जो IMF के रिप्रेजेंटेटिव या वर्ल्ड बैंक के, इंटरनेशनल अदारों के या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाले जो दोस्त अपने कंसल्टेंट्स लेके आते हैं, उनका एक दर्द सर होता है कि उन्होंने जो सरकारी मुलाजमीन उनको एजुकेट करना है, उसको इस तरीके से एजुकेट करना है कि वो जो पॉलिसी बन रही है वो आसानी से प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की तरफ जा सके। लेकिन नाजरीन, एक इंजीनियर को हम ये तो बता सकते हैं कि इंजीनियरिंग फील्ड क्या है, लेकिन फाइनेंशियल पॉलिसी उसके बस का रोग नहीं होता। इसी तरीके से एक फाइनेंशियल बंदे का बस का रोग नहीं है कि वो इंजीनियरिंग के ऊपर कोई पॉलिसी दे दे। मुझसे अगर कोई आप कहें कि इंजीनियरिंग, ये पॉलिसी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के साथ ये इसके ऊपर कोई कमेंट कर दे, मैं नहीं कर सकता, मेरा एरिया नहीं है। मैं तो उस पे कमेंट कर सकता हूं जो मेरा एरिया है। सो हमारे यहां फाइनेंशियल पॉलिसीज भी इंजीनियर, जिस तरह एनर्जी पॉलिसीज को देख लें, आप उस पॉलिसी में देखें क्या क्या किया जा रहा है कि फाइनेंशियल डिसीजंस हैं लेकिन इंजीनियर्स के हाथ में है। और पाकिस्तान पाकिस्तानियों के लिए बना है, और पाकिस्तान पाकिस्तानियों के बेनिफिट के लिए अगर पॉलिसी बनाएगा तो पाकिस्तान को भी बेनिफिट है, पाकिस्तानियों की भी बेनिफिट है। IMF की अगर मैं इसको लेमैन लैंग्वेज में कहूं कि फेडरल रिजर्व किस तरीके से ऑपरेट करता है कि वो 6 सेंट्रल बैंक्स हैं। स्टेट बैंक, फेडरल रिजर्व किस तरीके से ऑपरेट करता है कि 6 सेंट्रल बैंक हैं पूरी दुनिया के, जिन्होंने आपस में अनकंडीशनल एक एग्रीमेंट किया है कि वो कितनी भी अमाउंट चाहे उन 6 सेंट्रल बैंकों को वो निकाल सकते हैं। अगली लेयर है नो बैंक है, नो सेंट्रल बैंक है कि वो अनकंडीशनल लेकिन लिमिटेड $30 बिलियन डेली निकाल सकते हैं वो स्टेट बैंक से, सेंट्रल बैंक के इस पूल से। इसका मतलब है G6 है पहले और फिर G9 है, और उसके बाद 30 मुल्क हैं जो सिर्फ बताएंगे कि हमें इतने पैसे चाहिए और इस तरीके से चाहिए, उसके बेस पे उनको कंडीशनल है लेकिन उनको पेमेंट मिल जाएगी। चौथी लेयर हम पाकिस्तानियों जैसे मुल्कों की है जो पुअर हैं, जो गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए IMF क्रिएट किया गया ताकि वो गुर्बत की लकीर के नीचे जो गरीब मुल्क हैं वो गरीब रहें, मर न जाए। एनीहाउ नाजरीन, पाकिस्तान की हिस्ट्री यही है कि 30 अरब से लेके आज हम 80,000 84,000 अरब के दरमियान हमारा टोटल कर्ज है और हम उसके नीचे दबे हुए हैं। 129 बिलियन डेली इनकम हमें चाहिए, 28 अरब का एक अच्छा टारगेट रखा है, बाकी नेट लैंडिंग में हमने मैनेज करना है। हमने इस मुल्क को IMF के साथ चलते हुए, मैनेज करते हुए शॉर्ट टर्म पॉलिसीज में, लॉन्ग टर्म पॉलिसी में अपने काम मैनेज करने हैं ताकि इस मुल्क को हम सेल्फ सफिशिएंट, स्टेबल रास्ते में चला सकें। सनत भी कमज़ोर नहीं रहेगी, मईशत भी कमज़ोर नहीं रहेगी। हम पाकिस्तानियों को अपनी सनत को भी मजबूत करना है, मईशत को भी मजबूत करना है। हमारे लिए एक ही इशू है, उसको रिजॉल्व करना है कि हम अपने पाकिस्तानियों की इनकम बढ़ा दें ताकि पाकिस्तानी खर्च करें। जब खर्च करेंगे मईशत का पहिया चलेगा, सनत का पहिया चलेगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स मिलेगा और पाकिस्तान मसले मसाइल से बाहर आ जाएगा। नाज़रीन, कोई सवाल हो तो हम हाजिर हैं इंशाल्लाह उसका जवाब देने के लिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।